और सीएम की कोरोना समीक्षा बैठक आज है। बैठक के समय में बदलाव हो गया। अब शाम 5 बजे समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। सीएम की अध्यक्षता में 5 बजे यह बैठक होगी। विशेषज्ञ डॉक्टर्स के साथ सीएम चर्चा करेंगे। कोविड-19 की स्थिति को लेकर ओपन रिव्यू मीटिंग होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता दिनेश शर्मा के साथ। दिनेश, एक बार फिर से कोरोना की समीक्षा बैठक होने जा रही है और सीएम लगातार कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर चिंता जता रहे हैं। किसी तरीके के नए बैन या नई पाबंदियां सामने आ सकती है इस बैठक में? बिल्कुल, देखिए, राज्य सरकार चिंतित है और जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं उसे देखते हुए ही आज ये समीक्षा बैठक बुलाई है। बैठक के समय में कुछ बदलाव हुआ है। अब 5 बजे जो है ये बैठक होगी और सीएम गहलोत जो है वो सभी जो अधिकारी हैं उनके साथ चर्चा करेंगे, विशेषज्ञों के साथ चर्चा करेंगे और इस बैठक में ब्लॉक स्तर तक के अधिकारी जुड़ेंगे। साथ ही सभी जो जिला कलेक्टर्स हैं वो इस बैठक में जुड़ेंगे। तो सीएम जो है वो फीडबैक लेंगे कि किस तरह की स्थितियां हैं जिलों में, किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है रोकथाम के लिए। और जहां तक सख्ती की बात है, देखिए, गृह विभाग ने कल ही जो है गाइडलाइन जारी की है। उसमें खासतौर से शैक्षणिक संस्थानों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और दूसरी जो गतिविधियां हैं उनके लिए भी एक एनफोर्समेंट टीम बनाने की बात कही गई है। तो टीम जो है बनाई जाएगी, जिसमें प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग और स्थानीय निकायों के लोग जो है वो शामिल होंगे। वो जो है पालना करवाएंगे कोविड प्रोटोकॉल की। तो आज जो बैठक होने वाली है उसमें हालांकि सख्ती की संभावना कम नजर आती है, लेकिन दिशा निर्देश जो है इसे लेकर दिए जाएंगे कि कोविड प्रोटोकॉल की सख्ती। जी दिनेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर भी कोरोना से जुड़ी है। जयपुर में फिर 11 नए केस सामने आए। 2 और बच्चे संक्रमित हुए। एक स्टूडेंट जयश्री पेड़ीवाल स्कूल का है। ऑनलाइन पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट भी पॉजिटिव पाया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता सौरभ गस्ती के साथ। सौरभ, जिस दिन से सरकार ने 100% कैपेसिटी के साथ स्कूलों को खोलने का फैसला किया है, लगभग उसी दिन से कमोबेश एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा कि बच्चे पॉजिटिव ना मिल रहे हों। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। दरअसल त्योहारी सीजन गुजरा है और इस दौरान जिस प्रकार की लापरवाही देखने को मिली है और उसी का नतीजा है कि अब प्रदेश भर में लगातार मामले सामने आ रहे हैं। और चिंता की बात तो ये है कि इसमें स्कूली बच्चे जो है वो ज्यादा पॉजिटिव जो है वो हो रहे हैं। राजधानी जयपुर में आज कुल 11 मामले आए, जिनमें 2 स्कूली बच्चे हैं। इसके अलावा अजमेर रोड, सिविल लाइन, गांधीनगर, सांगानेर, सोडाला, वैशाली नगर में भी जो है वो मामले सामने आए। मानसरोवर में सबसे ज्यादा 4 मामले सामने आए, जबकि वैशाली नगर में 2 मामले सामने आए। तो शहर के तमाम हिस्सों में लगातार अब कोरोना के जो केसेस हैं वो सामने आ रहे हैं और अब इस पर सख्ती की आवश्यकता ज्यादा है। अधिक बिल्कुल, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और अब बात सीएम अशोक गहलोत की, जहां उन्होंने कोरोना के नए वेरिएंट से देश को सावधान किया, तो वहीं उन्होंने जनता को भी गाइडलाइन की पालना की नसीहत दी है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चेता रहा है तो उसके मायने हैं अपने। और जो नया वेरिएंट आया कल परसों साउथ अफ्रीका के अंदर, और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता हो। हमारे यहाँ 3rd वेव की संभावना व्यक्त की जा रही है, पर अभी फॉर्चुनेटली अभी लक्षण दिख नहीं रहे। परंतु पिछले 10 दिनों में जो संख्या बढ़ रही है, राजस्थान में बढ़ रही है और सब जगह बढ़ रही है, वो चिंता का विषय बना हुआ है। तो अभी भी मास्क लगाने की जरूरत बहुत ज़्यादा है। जो लापरवाह लोग हो गए हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं और हम सबकी गलती है उसके अंदर। पॉलिटिकल मीटिंग होती है, चुनाव होते हैं, तो वहाँ कोई कितनी कोशिश कर लो, पब्लिक आएगी तो वो फिर ये सब फॉलो नहीं हुआ। जो अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट से प्रारंभ किए उसमें उन मुल्कों पर जो साउथ अफ्रीका या अफ्रीका जो अफ्रीकन मुल्क है, वहाँ से इजराइल ने भी और कई मुल्कों ने बैन किया है। वहाँ के पैसेंजर को क्वारंटाइन करेंगे, पूरी जांच पड़ताल करेंगे। तो भारत सरकार को समय रहते हुए, पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था कि पहले इंग्लैंड से जो लोग आए थे बाहर के मुल्कों से, अचानक ही इंडिया में फैल गया, ये कोरोना फैल गया था। उस वक्त याद को पहली वेव के वक्त में भी बाद में रोक लगी थी। अब इस बार तो हमें अनुभव है, पहली वेव का अनुभव है। पहली वेव ज़्यादा खतरनाक नहीं थी,
ना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, ना वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी। पर सेकेंड वेव ने आतंक मचा दिया देश के अंदर। 100 करोड़ का आंकड़ा पार हो गया, फर्स्ट वैक्सीन में हुआ है। उसका प्रचार करने कोई फायदा नहीं है। आपको जब तक सेकेंड डोज नहीं लगेगी वैक्सीन की, तब तक उसका कोई फायदा नहीं होता। मेरे भी 2 डोज लगी हुई थी, तभी मुझे खुद को हो गया कोरोना। तो 2 वैक्सीन लगने के बाद में भी संभावना बनी हुई है। इतना ही है कि आपको फिर माइल्ड होता है, हल्का होता है। बचाव करने के लिए दोनों वैक्सीन लगनी जरूरी है। अब करौली एसीबी ने धौलपुर के बाड़ी कोतवाली के एसआई भगवान सिंह को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ लिया। आरोपी एसआई ने परिवादी से मुकदमे के नाम हटाने की एवज में रिश्वत की मांग की थी, जिसकी शिकायत परिवादी गया प्रसाद एसीबी दफ्तर करौली में 24 नवंबर को की गई थी। एसीबी ने 25 नवंबर को मामले का सत्यापन कराया और आज जाल बिछाकर एसआई को धर दबोचा। आरोपी के पैंट की जेब से 50,000 रुपए बरामद किए गए। कुशवाहा निवासी कास्तवाड़ा बाड़ी ने दिनांक 24/11/2021 को एसीबी चौकी करौली पर उपस्थित होकर रिपोर्ट पेश की थी कि मेरे बच्चे और मेरे के विरुद्ध खिलाफ मुकदमा दर्ज करा रखा है। मुकदमा नंबर 372 है, जिसका अनुसंधान भगवान सिंह सब इंस्पेक्टर थाना कोतवाली बाड़ी कर रहे हैं। मुकदमे में मेरा और मेरे परिजनों का नाम झूठा लिखा रखा है। उसमें नाम निकालने के एवज में पहले मेरे से 5,000 रुपये ले लिए, अभी 50,000 रुपये की और डिमांड कर रहे हैं। 54 और कौन सी धाराओं में लेकर उस महिला ने एक से चौड़ी बयान कर दी। थाना सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम जा रही। मैंने कोई थाना ही आप जांच अधिकारी हो, जांच करो पहले। प्रदेश में बदमाश पूरी तरीके से बेखौफ हो चुके हैं। आज 2 अलग अलग शहरों में एटीएम उखाड़ने की तस्वीरें सामने आई। पहली तस्वीर दौसा की है। यहां बदमाशों ने पीएनबी बैंक के एटीएम को उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। वहीं दूसरी तस्वीर अजमेर की है। यहां सरधना में बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम मशीन को निशाना बनाकर उखाड़ ले गए। बताया जा रहा है कि मशीन में 8 लाख से ज्यादा कैश था। अजमेर के सरादना में बदमाश बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम उखाड़ कर ले गए। घटना शुक्रवार रात की है। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। बैंक प्रशासन से जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। बताया जाता है कि एटीएम में 8,33,000 रुपए थे। जानकारी के मुताबिक 6 बदमाशों ने वारदात को अंजाम देने के लिए बोलेरो से बांध एटीएम मशीन को उखाड़ लिया था। बदमाशों ने दौसा के महुआ में एटीएम लूटने की कोशिश की। हालांकि इस दौरान कंट्रोल रूम के माध्यम से महुआ थाने में सूचना दी तो मौके पर पहुंची पुलिस को देख बदमाश फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस ने जाकर देखा तो एटीएम टूटा हुआ मिला, लेकिन उसमें से कैश नहीं निकला। इधर घटना के बाद पुलिस ने दौसा सहित आसपास के जिलों में नाकेबंदी करवाई और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। उदयपुर के धान मंडी इलाके में आज नगर निगम के अतिक्रमण विरोधी दस्ते और व्यापारियों में झड़प हो गई। इसके बाद पुलिस ने हल्की ताकत का इस्तेमाल कर भीड़ को तितर-बितर किया। दरअसल मंडी इलाके में आज नगर निगम का अतिक्रमण विरोधी दस्ता कार्रवाई करने पहुंचा था। व्यापारियों ने कार्रवाई का विरोध किया और निगम की टीम से उलझ गए। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद एक बार फिर निगम की टीम ने कार्रवाई शुरू कर दी। और अब बात भीलवाड़ा की, जहां बड़लियास कस्बे में प्रशासन गांव के संग अभियान राजनीति का शिकार हो गया। शिविर में आए बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच अपने अपने नेता को मंच पर कुर्सी दिलाने की बात को लेकर बहस हो गई। 3 घंटे तक चली इस बहस के कारण पूरा शिविर प्रभावित हो गया। इससे शिविर में मौजूद मांडलगढ़ एसडीएम उत्साह चौधरी भी खासे नाराज नजर आए। शिविर में मांडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल और कोटली प्रधान करण सिंह भी आए। इस दौरान शिविर में मंच पर उनका स्वागत समारोह चल रहा था। इसी समय इस विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी विवेक धाकड़ भी कार्यक्रम में पहुंच गए और करण सिंह ने कहा कि जो लोग संवैधानिक पद पर हैं उन्हें मंच पर जगह दी जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि अधिकारियों को भी हमारी बात को सुनना पड़ेगा। इस बात को लेकर ये तमाम विवाद हुआ।
चित्तौड़गढ़ में दलित युवक की बिंदोली रोके जाने को लेकर तनाव पैदा हो गया। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए शांति व्यवस्था कायम की और पुलिस की मौजूदगी में बिंदोली निकाली गई। मामला मंडफिया थाना इलाके के भाटोली गुजरान गांव का है। सुरक्षा के लिहाज से गांव में पुलिस बल तैनात किया गया। इस संबंध में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। रात 10:30 बजे करीब भाटोली गुजरान ग्राम के एक घाटी समाज के युवक ने थानाधिकारी को सूचना दी कि श्री प्रकाश मेघवाल की बिंदोली निकल रही है और गांव के कुछ लोगों के द्वारा रोके जाने की संभावना है और एक रास्ते में ट्रैक्टर व कुछ अन्य सामग्री डाल दी गई है। इस पर थानाधिकारी महेश आपता मौके पर पहुंचे और कुछ अन्य थानाधिकारी, पुलिस उप अधीक्षकगण और मैं स्वयं वहाँ गाँव में पहुंचे तो बिंदोली को शांतिपूर्वक निकाल दिया गया। और गुजर समाज के लोगों से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा नहीं साहब ये तो हमारे आपस का कोई रास्ते का विवाद था। हालांकि उनकी प्रथम दृष्टया मंशा ये नजर आ रही थी। देवदर्शन यात्रा के अंतिम दिन अजमेर पहुंची पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने सलीमाबाद में निम्बार्क पीठ में दर्शन से पहले बड़ा बयान दिया। किशनगढ़ से रवाना होने से पहले राजे ने मीडिया से बातचीत में अपने दौरे को यात्रा शब्द देने पर सवाल खड़ा किया और कहा कि वो सिर्फ दिवंगत लोगों के घर बैठने जा रही हैं और साथ ही देवों के दर्शन भी कर रही हैं। अपने स्वागत में उमड़ी भीड़ के सवाल पर राजे ने कहा कि ये जनता का प्यार है और दिल से दिल जोड़ोगे तो ऐसा ही रिस्पॉन्स मिलेगा। यात्रा क्यों कहते हो आप लोग? मैं बैठने जा रही हूँ सबके यहाँ और देवों के दर्शन कर रही हूँ। यात्रा क्यों कहते हो आप लोग? मैं बैठने जा रही हूँ सबके यहाँ और देवों के दर्शन कर रही हूँ। जनता को लेकर उत्साह देते हैं लोग आपके, जिस तरह भीड़ नजर आती है। देखो दिल से दिल अगर किसी से जोड़ो ना तो वो रिस्पॉन्स तो होगा ही। हम लोगों का तो 20-25 साल का साथ है। कई लोग मेरे सामने पड़े हुए हैं, कई हो रहे हैं, परिवार का सवाल। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की देवदर्शन यात्रा। बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी ने कहा कि राजे 2 बार सीएम रह चुके हैं और साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं से प्रेम और स्नेह मिलना स्वाभाविक है। इसको राजनीतिक चश्मे से देखने की जरूरत नहीं। वो लोगों के दुख दर्द बांटने निकली है, इसलिए हर घटनाक्रम को सियासी एंगल से नहीं देखा जाना चाहिए। आजकल लोगों के यहाँ दुख दर्द बांटने और जिनके यहाँ कोई मृत्यु हो गई है उनके यहाँ बैठने के लिए निकली हैं, साथ में देव दर्शन कर रही हैं। मैं समझता हूँ इसको राजनीतिक चश्मे के साथ नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और इस पार्टी के अंदर एक संगठनात्मक ढांचा बना हुआ है जिसमें संसदीय बोर्ड ही सारी चीज़ें तय करता है। और इतनी विशाल पार्टी के अंदर जब संसदीय बोर्ड तय करता है उसलिए इसको हर एक ही एंगल से यात्रा को देखना मैं समझता हूँ उचित। मंत्रिमंडल पुनर्गठन हो चुका है और अब गहलोत सरकार एक्शन मोड में नजर आएगी। सरकार के मंत्री अब जहां फील्ड में नजर आएंगे वहीं नियमित जनसुनवाई के जरिए आम लोगों को सीधे राहत देने की कवायद होगी। साथ ही प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में भी मंत्री दरबार जल्दी फिर से शुरू होगा। हाल ही में मंत्रिमंडल पुनर्गठन के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को निर्देशित किया है कि वो सप्ताह के पहले 3 दिन यानी सोमवार, मंगलवार और बुधवार को राजधानी में रहकर जनसुनवाई करें। इसके साथ ही मंत्रियों को हर हाल में अपने प्रभार वाले जिलों का भी महीने में कम से कम 2 बार विजिट करना होगा और रात्रि विश्राम भी वहीं करना होगा। कि कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं का, तमाम मंत्रिपरिषद, हमारी सरकार पूरा उनको तवज्जो देगी, उनके मान सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी, उनके काम होंगे और हम जल्द ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मंत्री गणों की यहाँ पर जनसुनवाई रखेंगे। सारे मंत्री अपना दरवाजा खुला रखें, रोज सुबह 10 से 11 या 10 से 12 या 9 से 11 जनसुनवाई करें, लोगों के काम करें। लोगों में ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि आपका दरवाजा बंद पड़ा है। मंत्री हो, एमएलए हो, एमपी हो, ये तो डेमोक्रेसी का सिद्धांत है, दरवाजे तो खुले रहने ही चाहिए। परिवहन मंत्री बृजेंद्र ने कहा कि विभाग में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है और प्रदेश भर के ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर लिए गए हैं। सीकर संवाददाता संदीप हुड्डा ने परिवहन मंत्री से खास बात की।
बात न्यूज 18 के खबर के दमदार असर की। अपनी दुर्दशा पर रोता कोटा के अभेड़ा महल की प्रमुख खबर प्रमुखता से दिखाने के बाद यूआईटी हरकत में आया और अब महल को सुसज्जित करने का काम शुरू हो गया। काम का जायजा लिया हमारे संवाददाता योगेश त्यागी ने। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद अबेड़ा महल जो अपने सूरते हाल पर रो रहा था, अब यूआईटी ने उसकी सुध ली है। यूआईटी अब यहाँ का साफ सफाई करवा रही है और तस्वीरें हम दोबारा उसी तालाब की दिखाते हैं जिस तालाब की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कि यहाँ पर अब सफाई शुरू हो गई है। कर्मचारी जो हैं, ठेकेदार के जो कर्मचारी हैं, वो अब सफाई में लग चुके हैं। सफाई की जा रही है इस तालाब की। जो गंदगियाँ फैली हुई थी जगह जगह पर, उसकी भी सफाई लगातार की जा रही है। साथ ही इसके रंग रोगन का भी काम होने वाला है, उसके लिए भी टेंडर जल्दी जारी कर दिए जाएंगे। इसमें रंग रोगन का भी काम होगा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये जो कचरा है ये इसी तालाब से निकाला गया है। ये जो काई है वो निकाली गई है, बोतलें, ग्लास, ये सब कुछ निकाला गया है। आपकी खबर के बाद अधिकारियों ने विशेष तौर पे प्रेशर से स्पेशली काम फोर्सली चालू करवाया और काम चल भी रहा है। गति किस किस तरीके के आदेश दिए गए हैं आपको कि क्या कुछ करवाना है यहाँ पर? स्विमिंग पूल वगैरह ये है जिनकी सफाई करवानी है, जो भी कचरा है, डस्ट है, गार्डन है, सभी की लेट बात जो भी है, उनको सबको विशेष तौर पे पूरा क्लीन करने के लिए सख्त आदेश दिए अधिकारियों ने। जो ठेकेदार है उससे भी किसी तरीके की कुछ बात हुई है इसको करने के लिए? ठेकेदार पे भी अधिकारियों ने प्रेशर बनाया और कहा भाई पूरा ध्यान दो। पर्यटक लौट रहे हैं, शिकायतें हो रही है, ऐसा क्यों? काम तो तुम्हारा ही बनता है। इस प्रकार से अधिकारियों ने विशेष तौर पे सुचारू रूप से काम करने को। योगेश त्यागी, न्यूज 18 कोटा। ईमानदारी अभी भी जिंदा है। इसका ताजा उदाहरण दिल्ली के संसद भवन परिसर में शुक्रवार को देखने को मिला, जहां लेसिथो साम्राज्य देश की हाई कमिश्नर का बेशकीमती हार संसद परिसर में गिर गया था। यह हार संसदीय सुरक्षा अधिकारी पद पर तैनात राजस्थान के उदयपुर के किशन जाट को मिला। किशन जाट ने इस हार के बारे में पता किया तो यह हार हाई कमिश्नर का निकला, जिसे उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों की मदद से हाई कमिश्नर तक पहुंचा दिया। यहां हम आपको बता दें कि हाई कमिश्नर लिनियो 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर आयोजित समारोह में हिस्सा लेने लोकसभा पहुंची थी। मॉलिस अपना हार पाकर काफी खुश हुई और किशन जाट की ईमानदारी की प्रशंसा की।